अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने डिटेल पढ़नी है उसी टिश्यू प्रोसेसिंग के अंदर डीकैल्सिफिकेशन की। इट इज़ द प्रोसेस टू रिमूव कैल्शियम साल्ट्स। डीकैल्सिफिकेशन नाम से भी ज़ाहिर है ना कि डीकैल्सीफाई करना है। इस प्रोसेस में हम कैल्शियम साल्ट्स को रिमूव करते हैं फ्राम एनी बोन और फ्राम एनी अदर कैल्सीफाइड टिश्यू बाई सम मेथड्स। हम मेथड जो है वो अकॉर्डिंग टू स्पेसिमन सेलेक्ट करते हैं और हमारे पास टाइम कितना है, इक्विपमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें हम देख के जो प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं टू रिमूव कैल्शियम साल्ट्स फ्राम बोन इज़ नोन एज डी कैल्सिफिकेशन। डी कैल्सिफिकेशन दो वर्ड्स हैं, कम्बिनेशन है कि कैल्सिफिकेशन को रिमूव करना। अच्छा जी, ये करते क्यों है रिमूव, कोई बता सकता है? हमने इसको डिस्कस किया था कि डी कैल्सिफिकेशन की ज़रूरत क्यों आती है, क्यों करते हैं, मुझे बताएं ज़रा। सर सॉफ्ट करने के लिए, फिर आगे हमने इसकी कटिंग करनी होती है ना माइक्रोटोमी में। जी बिल्कुल बिल्कुल, अली अदर ने ठीक बताया है कि क्योंकि ये जब कैल्सिफाइड टिश्यू होगा वो हार्ड होगा काफ़ी। आगे हमने उसकी टिश्यू प्रोसेसिंग करनी है, बहुत सारे जो है केमिकल्स हैं उसमें से गुजारना है, पेनिट्रेशन ठीक नहीं होगी, फिर आगे हमने उसकी माइक्रोटोमी करनी है, हमने सेक्शन लेने हैं, तो वो भी ज़ाहिर है जब इतना ज़्यादा हार्ड टिश्यू होगा तो वो पॉसिबल नहीं होगा। दैट्स वाई हमें डीकैल्सिफिकेशन की ज़रूरत होती है। बहुत सारे मेथड्स भी हैं डीकैल्सिफिकेशन के लिए, वो हम अपनी नीड के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, टिश्यू के हिसाब से क्या प्रोसेसिंग हमने करनी है, ये सारी चीज़ों को ज़हन में रखते हुए हम कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे ज़्यादा जो वाइडली यूज्ड मेथड है वो है एसिड्स। एसिड्स डीकैल्सिफिकेशन के लिए वाइडली यूज़ किए जाते हैं हिस्टोपैथोलॉजी में। उसमें वीक एसिड भी हो सकते हैं, डाइल्यूट किए गए हों, स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइट डीकैल्सिफिकेशन। थर्ड है आयन एक्सचेंज रेजन्स भी हो सकते हैं जो डीकैल्सिफाई कर सकें, और चिलेटिंग एजेंट्स भी हो सकते हैं। अच्छा जी, जो सबसे रूटीनली यूज मेथड है वो यही है कि मिनरल एसिड्स को हम यूज़ करते हैं डाइल्यूट करके। This method of decalcification dissolves the calcium salts in an acid solution called decalcifying fluid, used either singly or mixture as a nitric acid, formic acid and trichloroacetic acid. इसमें क्या बात हुई कि हम एसिड यूज़ कर रहे हैं, वो एसिड इन्वायरमेंट जो है वो डीकैल्सिफाइंग फ्लूइड का काम करता है, और जो डीकैल्सिफाइंग फ्लूइड है वो फिर इसको करेगा, टिश्यू को डीकैल्सिफिकेशन करेगा, ठीक है। उसकी एग्जांपल्स हैं कि नाइट्रिक एसिड भी हम यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मिक एसिड या ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये होता है कि सिंगली भी हम यूज़ कर सकते हैं, कोई जिस तरह से हमने पीछे भी पढ़ा है कि कुछ फ्लूइड हम सिंगल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसके इफ़ेक्ट को बढ़ाने के लिए, मॉडरेट करने के लिए हम कम्बिनेशन ऑफ फ्लूइड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, नाइट्रिक एसिड और HCl दोनों क्या हुआ जी, इनऑर्गेनिक एसिड्स हो गए। नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन जो है वो 5 to 10% हम इस्तेमाल करेंगे। इट इज़ वजह क्या है कि इसकी हम कम डिल्यूशन क्यों ले रहे हैं, ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। HCl और नाइट्रिक एसिड दोनों स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है, अगर इसकी हम इससे ज़्यादा कंसनट्रेशन लेंगे तो ये वैसे टिश्यू को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देगा, ठीक है। तो ये हम 5 to 10% इसकी डाइल्यूशन लेंगे फॉर डीकैल्सिफिकेशन। अगर हमने कोई आम हिस्टो के लिए जो छोटे पीसेज ऑफ बोन हमें रिसीव हुए हैं, या कोई टूथ रिसीव हुआ है, दांत रिसीव हो गया है, या कोई और टिश्यू जो कैल्सीफाइड हो गया है, बोन्स तो कैल्सीफाइड हैं ही हैं, बोन्स में तो कैल्शियम है ही है, दांत में है। बाज़ का ये होता है कि हमारे कुछ और टिश्यूज़ जो हैं वो कैल्सीफाई हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा हार्ट है उसके अंदर आर्टरीज़ हैं जो ब्लड को पंप करने में मदद देती हैं, वो उनमें कैल्सिफिकेशन हो जाती है, वो हार्ड हो गई होती हैं, ठीक है, वो जिसके बाद हार्ट के प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। तो उसको भी नरम करने के लिए हमें डीकैल्सिफिकेशन करनी पड़ती है, बोन की भी और जो भी ऐसा टिश्यू जो कैल्सीफाई हो जाए। और क्योंकि ये क्विक प्रोसेस करते हैं, हम इसको अर्जेंट बायोप्सी सैंपल्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। अच्छा जी, इसके डिसएडवांटेज काफ़ी सारे हो सकते हैं कि एक तो ये डिस्कलरेशन जो है वो येलो टाइप कर देता है टिश्यू को, ठीक है। इसको फिर हम यूरिया के साथ ट्रीट कर सकते हैं अगर हमने करना है, अदरवाइज़ वो
स्लाइट येलोइश रहेगा। या ये भी हो सकता है कि हम आगे, क्योंकि हमने इसके बाद डिहाइड्रेशन ही करनी है, तो ये जो स्टेप है हमारा डीकैल्सिफिकेशन, ये किस जगह पे आता है टिश्यू प्रोसेसिंग में, बताएं ज़रा मुझे। डीकैल्सिफिकेशन किस जगह पे आता है टिश्यू प्रोसेसिंग में, तरतीब से बताएं। फिक्सेशन के बाद। फिक्सेशन के जी, बाद डीकैल्सिफिकेशन। फिक्सेशन के बाद डीकैल्सिफिकेशन आता है, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर हमें डीकैल्सिफिकेशन की ज़रूरत है। अगर डीकैल्सिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी तो ये स्टेप स्किप हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमें ज़रूरत है तो फिक्सेशन के बाद हम डीकैल्सिफिकेशन करेंगे और फिर हम इसको आगे आके डिहाइड्रेशन की तरफ लेके जाएंगे। और ये टिश्यू को डैमेज कर देता है अगर हम इसको ज़्यादा देर रखेंगे उसके अंदर, या कंसंट्रेशन हमने ज़्यादा इस्तेमाल कर ली तो टिश्यू की मॉर्फोलॉजी को भी डैमेज कर सकता है। फिर है ज़रा वीक एसिड्स, उसमें फार्मिक एसिड है, पिक्रिक एसिड है, ट्राइक्लोरेस्टिक एसिड है, तो ये वीक एसिड्स हैं। जो फार्मिक एसिड है उसकी जब हम 5% कंसंट्रेशन इस्तेमाल करते हैं तो इट इज़ मच स्लोअर एज़ कम्पेयर टू नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये वीक एसिड्स हैं, ये एक्टिविटी में उतने तेज़ नहीं है जितने वो हैं, लेकिन उसका फ़ायदा क्या होगा कि ये लेस डैमेजिंग टू टिश्यू है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड क्योंकि स्लो है और वीक एसिड है, उसकी हमने 5% कंसनट्रेशन इस्तेमाल की, तो ये टिश्यू को बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा जितना कि नाइट्रिक एसिड या HCl करता है। इसलिए टिश्यू की मॉर्फोलॉजी भी बेहतर रहेगी और स्टेनिंग भी अच्छी होगी। अच्छा, इसकी रूटीन हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। 10% फॉर्मिक एसिड का सोल्यूशन बनाते हैं हम डिस्टिल्ड वाटर के अंदर फॉर 2 डेज़। इसको हम 2 दिन रखते हैं। जो नाइट्रिक एसिड है, HCl है, उसको यूजली हम ओवरनाइट रखते हैं, ठीक है। एक दिन हमने रखा और अगले दिन उसको हम टिश्यू को निकाल लेते हैं। जो ये वीक एसिड्स हैं इसको हम 2 डेज़ के लिए रख सकते हैं, ठीक है जी। अगर कोई छोटी बोन है और बोन के हिसाब से उसकी डेंसिटी कितनी है, बोन का साइज़ कितना है, 2 दिन से 20 दिन तक ये बात जा सकती है अगर हमने स्लो डीकैल्सिफिकेशन करनी है। अच्छा जी, ट्राइक्लोरेस्टिक एसिड यूज्ड एज 5% एसिटिक सोल्यूशन, ठीक है जी, एक्वस सोल्यूशन। ये थोड़ा सा क्विक है एज कंपेयर टू फॉर्मिक एसिड और रिजल्ट्स इसके स्टेनिंग के भी ठीक है। अब प्रोसीजर वही है कि हम सैंपल्स को 5 से 10% जो भी कंसंट्रेशन हमने रखी है उसके अंदर हम रख लेंगे। 24 to 48 आवर्स हम रख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि टिश्यू कितना साइज़ है उसका, वो डेंस कितना है, कितनी ज़्यादा कैल्सिफिकेशन है, कितनी कम है। जैसे हार्ट की मैंने बात की कि उसकी वेन्स के अंदर, आर्टरीज़ के अंदर जब कैल्सिफिकेशन हो जाती है तो उसको हमें 2 या 4 दिन रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो इतनी ज़्यादा कैल्सिफिकेशन नहीं हुई जितनी बोन के अंदर होती है, ठीक है। तो उसको हम कम देर के लिए रख सकते हैं। अब बेशक हमने ज़्यादा दिन के लिए रखना है, लेकिन हमने जो डीकैल्सिफिकेशन सोल्यूशन है वो हर दिन चेंज करना है। टिश्यू के अंदर एक दिन हमने एसिड डाला, अगले दिन हम उसको चेंज कर देंगे, नया डाल देंगे, रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अच्छा, जब डीकैल्सिफिकेशन हो गई है फिर उसके बाद हम टिश्यू को पानी के अंदर रिंस कर लेंगे, ठीक है। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो उसके अंदर पेनिट्रेटेड हमारा एसिड है वो निकल जाए, ठीक है जी। फिर क्योंकि एसिड जो है उसकी pH भी एसिडिक होगी तो उसको हमने न्यूट्रलाइज करना है। न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इसको अमोनिया सोल्यूशन में रख सकते हैं, ठीक है, या किसी और न्यूट्रलाइजिंग एजेंट के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा कि टिश्यू के pH न्यूट्रलाइज हो जाएगी क्योंकि वो एसिडिक होगी एसिड की वजह से। उसके बाद अगेन हम इसको टिश्यू को वॉश कर लेंगे टैप वाटर के अंदर, या उसको हम रख देंगे किसी कंटेनर में जिस पे टैप वाटर चल रहा होगा, डिपेंडिंग अपॉन आवर नीड कि हमने उसको 1 घंटा रखना है, 2 घंटे, 3 घंटे, या अगर बहुत ज़्यादा ही बड़ा टिश्यू है तो उसको हम हो सकता है ओवरनाइट रखना पड़ जाए। उसके बाद फिर आगे रूटीन की प्रोसेसिंग हम कर लेंगे। ये अभी तक हमने पढ़ा है एक मेथड, 4 मेथड थे, 4 मेथड में से एक मेथड हमने पढ़ा है। एक मेथड कौन सा पढ़ा है, एसिड्स वाला। दूसरा मेथड है आयन एक्सचेंज रेजिन्स विद एसिड डीकैल्सिफाइंग फ्लूइड्स। इसमें आयन एक्सचेंज वाला प्रोसेस है। इट इज़ ए प्रोसेस बाय विच वन टाइप ऑफ आयन इज एब्जॉर्ब्ड इनटू ए सॉलिड मटेरियल
एंड रिप्लेस्ड बाई एन इक्वलेंट क्वांटिटी ऑफ अनदर आयन ऑफ द सेम चार्ज। इसमें क्या होगा कि जो एक आयन है वो एब्जॉर्ब होगा उस मटेरियल के अंदर, और फिर कोई और जो है वो आयन आएगा तो वो उसको निकालेगा। इसमें होता क्या है कि स्ट्रॉन्ग कैटाइनिक आयन एक्सचेंज रेजन इन ए वीक एसिड सोल्यूशन हम बनाते हैं। आयन एक्सचेंज रेजन को वीक एसिड के अंदर डाल के हम एक सोल्यूशन बनाते हैं टू रिमूव कैल्शियम आयंस। ठीक है, होता क्या है कि पहले ये कैटाइनिक आयन एक्सचेंज रेजन जो है एसिड के साथ वो टिश्यू के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, जिस तरह से हमने पहला स्टेप पढ़ा। ठीक है, फिर उसको रिप्लेस किया जाता है हाइड्रोजन आयंस के साथ। ये उसके साथ कैल्शियम के साथ जाके बाइंड हो जाता है, और हाइड्रोजन को जब अंदर जाती है तो फिर वो इसको रिमूव कर देती है अलॉन्ग विद कैल्शियम। ये आपको बात समझ आई है? रिपीट कर दें सर एक बार। ओके, देखें ना इसकी डेफिनेशन आप देखें कि इसमें क्या होता है कि पहले एक आयन टिश्यू के अंदर एब्जॉर्ब होता है, और फिर एक और आयन अंदर जाता है और वो उस जो एब्जॉर्ब शुदा आयन है उसको बाहर निकालता है। ये है इसका प्रिंसिपल। होगा क्या कि सबसे पहले हम कोई कैटाइनिक आयन एक्सचेंज रेजन लेंगे, उसका वीक एसिड के साथ सोल्यूशन बनाएंगे, उसको हम टिश्यू में रखेंगे, टिश्यू जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करेगा, जो टिश्यू के अंदर कैल्शियम है ये उसके साथ अटैच हो जाएगा, आयन एक्सचेंज रेजन अलॉन्ग विद वीक एसिड। ठीक है, ये अटैच हो जाएगा, फिर इसको हमने बाहर भी तो निकालना है ना टिश्यू से, कैल्शियम को बाहर जो निकालना है, तो उसको निकालने के लिए हाइड्रोजन आयंस जाएंगे, हाइड्रोजन आयंस इस कम्प्लेक्स को बाहर निकाल लेंगे, तो टिश्यू डीकैल्सीफाई हो जाएगा। और ये जो प्रोसेस है, क्योंकि ये आयंस के ऊपर बेस कर रहा है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स की हमें ज़रूरत नहीं है। अब ये बात समझ आ गई आपको बेटा? यस सर। ओके, थैंक यू। यस सर। थर्ड टाइप है डीकैल्सिफिकेशन की, इलेक्ट्रोलाइट डीकैल्सिफिकेशन। नाम से भी जाहिर है कि इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होंगे, इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल होंगे। ठीक है, द बोन इज़ रैप्ड बाई ए प्लाटिनम वायर। ठीक है, एक प्लाटिनम की वायर लेके उसमें बोन को रैप किया जाता है, वो कैथोड के तौर पे काम करती है। एंड द एनोड इज़ फॉर्म फॉर कार्बन वायर। पहले प्लाटिनम वायर है वो कैथोड का काम करेगी, और एनोड बनाया जाएगा कार्बन वायर के साथ। अच्छा जी, फिर क्या होगा कि डीकैल्सीफाइंग सोल्यूशन कंसिस्ट ऑफ इक्वल पार्ट्स ऑफ 80% फॉर्मिक एसिड एंड 10% HCl एक्टिंग एज इलेक्ट्रोलाइट विद 6 वोल्ट्स फॉर 1 आवर। इसमें ये सोल्यूशन क्या होगा, 80% फॉर्मिक एसिड और 10% HCl, इसको हम जार में रख लेंगे, 6 वोल्ट्स करंट दिया जाएगा। तो व्हेन द करंट इज पास कैल्शियम विल बी रिमूव टू द एनोड। जब करंट पास होगा तो जो कैल्शियम है वो एनोड की तरफ चली जाएगी, और टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा 30 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड। दोबारा मैं आपको बता दूं कि इसमें पहले कैथोड और एनोड बनाए जाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के लिए। ठीक है, कैथोड जो है वो प्लाटिनम वायर का बनाया जाता है, एनोड बनाया जाता है कार्बन वायर का। ठीक है, उसके बाद हम इसको बोन को उस कैथोड और एनोड के साथ हम डीकैल्सिफाइंग सोल्यूशन के अंदर डालेंगे। सोल्यूशन में क्या होगा, 80% फॉर्मिक एसिड और 10% HCl। फिर हम 6 वोल्ट का करंट देंगे, जब करंट गुजरेगा तो जो कैल्शियम है वो निकल के एनोड की तरफ चली जाएगी और उसके साथ अटैच हो जाएगी, तो टिश्यू डीकैल्सीफाई हो जाएगा। चौथा है जी चिलेटिंग एजेंट। कोई एग्जांपल दें मुझे चिलेटिंग एजेंट की। कोई चिलेटिंग एजेंट की एग्जांपल? EDT है। EDT है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। EDTA बहुत कॉमनली यूज चिलेटिंग एजेंट है। ठीक है जी, चिलेटिंग एजेंट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर कैपेबल ऑफ बाइंडिंग विद सर्टन मेटल्स। ये तो क्लियर होगी बात। ये आमतौर पर स्लो एक्टिंग है, लेकिन डेफिनेटली ये टिश्यू को ज़्यादा ख़राब नहीं करेंगे, जेंटल ऑन टिश्यू। ठीक है, एक अच्छा फिक्सेशन होगी इसके बाद। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के लिए अगर हमने कोई टिश्यू को प्रोसेस करना है तो हम चिलेटिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे, हम एसिड इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसकी एग्जांपल क्या है जी, EDTA। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड चिलेटिंग एजेंट। ठीक है, ये हम वैसे भी इस्तेमाल करते हैं, हमारे जो ब्लड है उसके अंदर भी मुख्तलिफ प्रोसेसेस के लिए
और ये कॉमन चिलेटिंग एजेंट है फॉर हिस्टोपैथोलॉजी भी। जब हमने इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री करनी है या माइक्रो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करनी है तो हम ये वाला इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करता है कि कैल्शियम आयन के साथ बाइंड हो जाता है और फिर उनको रिमूव कर देता है। एक बात की यहाँ पे ध्यान करना पड़ेगा कि अगर टिश्यू के अंदर कार्टिलेज है, कार्टिलेज का पता है आपको? यस सर, सॉफ्ट फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। हाँ जी, ठीक है। जो ये आम टिश्यू से ज़रा हार्ड और बोन से ज़रा सॉफ्ट होती है, तो अगर वो है तो फिर जो है ज़्यादा देर अगर हम इसको ईडीटीए के अंदर रखेंगे तो जो प्रोटीओग्लाइकेन्स वगैरह हैं टिश्यू के अंदर वो भी रिमूव हो जाएंगी। तो इस वजह से अगर कार्टिलेज है टिश्यू में तो फिर हम इसको ज़रा कम देर रखेंगे। इसका फ़ायदा यही है कि टिश्यू को ये ज़्यादा हार्ड नहीं करता, टिश्यू को ज़्यादा डैमेज नहीं करता, टिश्यू ईजिली कट हो जाता है। एंजाइम जो टिश्यू के ऊपर हैं अगर हमने उनकी स्टडी करनी है इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में तो वो भी एक्टिव रहते हैं, एंजाइम को ख़राब नहीं करता और टिश्यू की मॉर्फोलॉजी को भी बरकरार रखता है, स्टेनिंग भी अच्छी होती है। अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन टेक्निक्स हमने इस्तेमाल करनी होती है जब हमने एसिड इस्तेमाल किया है। क्यों? क्योंकि एसिड ने पीएच कर दी एसिडिक, ठीक है, तो उसको हमने न्यूट्रलाइज करना है। न्यूट्रलाइज करने के लिए हम ओवरनाइट वॉशिंग कर सकते हैं या किसी अल्कलाइन सोल्यूशन में डाल सकते हैं। तो फिर क्या होगा कि टिश्यू हो जाएगा न्यूट्रलाइज। उसके बाद फिर हम उसको 70% अल्कोहल में डाल देंगे और डिहाइड्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। 70%, फिर 90%, फिर 100%। फ्रोज़न सेक्शनिंग अभी हमने पढ़नी है आगे, तो उसमें ये तो आपको पहले कन्वे किया गया था कि फ्रोज़न सेक्शनिंग में ये रूटीन की टिश्यू प्रोसेसिंग नहीं होती है, उसमें टिश्यू को फ्रीज़ कर दिया जाता है। फ्रीज़ करके तो फिर उसको प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। जब हम फ्रोज़न सेक्शनिंग करनी है तो इट शुड बी वाश्ड इन वाटर स्टोर्ड इन फॉर्मसलाइन बिफोर बीइंग फ्रोज़न। तो टिश्यू को पहले हम पानी में वाश कर लेते हैं और फार्मलीन के अंदर स्टोर कर लेते हैं। अच्छा जी, डीकैल्सिफिकेशन अब हमने चेक करना है कि डीकैल्सिफिकेशन हमारी हुई भी है कि नहीं। हमने टिश्यू को अंदाजे से 1 दिन के लिए रख दिया, फिर हमने देखना है कि डीकैल्सिफिकेशन हो गई है टिश्यू की अभी पूरी नहीं हुई। वो हम कैसे चेक करेंगे? वो हमने चेक करने के लिए 3 मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। रेडियोलॉजिकल मेथड है, फिजिकल मेथड है और केमिकल मेथड है। रेडियोलॉजी में तो ऑब्वियसली इसमें जो है रेडियोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी, एक्सरेज इस्तेमाल की जाएंगी। इट इज़ द बेस्ट मेथड। कैल्सिफिकेशन बोन, आपने एक्सरे देखा होगा ना कि बोन और सॉफ्ट टिश्यू का एक्सरे डिफरेंट आता है, तो इसलिए ये बेस्ट मेथड है। इसमें बड़ा इजीली पता चल जाता है और क्विक भी है, ठीक है, कि टिश्यू जो है वो डिकैल्सीफाई हुआ है कि नहीं हुआ। लेकिन हम रूटीन की हिस्टोपैथोलॉजी में एक्सरे तो रखने से रहे, कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, तो रूटीन में ये अवेलेबल नहीं है। रूटीन में लोग यूज़ नहीं करते क्योंकि ये महंगा पड़ता है, लेकिन ये अच्छा मेथड है। दूसरा है जी फिजिकल मेथड। ये ज़रा अच्छा मेथड नहीं है लेकिन ये काफ़ी यूज़ होता है। इट कैन डैमेज द सेल्स। इसमें क्या होता है कि इसमें टिश्यू को बेंड करके भी देख सकते हैं कि भी बेंड हो रहा है कि नहीं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या है कि पिन जो है, छोटा सा पिन, वो जिस तरह से कॉमन पिन होती है, उसको हम टिश्यू के अंदर इंसर्ट करके देख लेते हैं कि वो आर पार हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। अगर वो आर पार हो रहा है तो डीकैल्सीफाई हो गया हुआ है, नहीं हो रहा, कहीं पे फंस रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि टिश्यू अभी हार्ड है, डीकैल्सीफाई नहीं हुआ। लेकिन डेफिनेटली क्योंकि ये फिजिकल मेथड है, टिश्यू को ये डैमेज करता है, तो फिर हम क्या करेंगे कि जहाँ पे हमने पिन गुजारी है वहाँ से हम सेक्शन आगे नहीं देंगे, हम किसी और जगह से ले लेंगे उसी उसी टिश्यू में से। बहरहाल ये कॉमन यूज़ मेथड है लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं उस लिहाज से कि ये टिश्यू को डैमेज ज़रूर करता है। फिर है जी केमिकल मेथड। ये भी सूटेबल मेथड है फॉर रूटीन यूज़, ठीक है। इसमें केमिकली टेस्ट किया जाता है कि टिश्यू के अंदर कैल्शियम रह गई है या कैल्शियम ख़त्म हो गई हुई है, ठीक है। उसमें कुछ केमिकल सोल्यूशन इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या? अमोनियम ऑक्सलेट इस्तेमाल किया जाता है विच रिएक्ट्स इन अल्कलाइन पीएच विद कैल्शियम साल्ट्स टू गिव कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है। तो कलर प्रोड्यूसिंग हमने एजेंट रखा हुआ होगा, अमोनियम ऑक्सलेट हम डालेंगे तो अगर कैल्शियम टिश्यू के अंदर मौजूद है तो वो कैल्शियम ऑक्सलेट बन जाएगी और कैल्शियम ऑक्सलेट होगी तो हम कहेंगे कि भाई टिश्यू अभी डीकैल्सीफाई नहीं हुआ। जी, एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप।
सर ये ओवरनाइट वॉशिंग कैसे करते हैं? सारी रात मतलब पानी में रखते हैं या टूटी वगैरह के नीचे? हाँ जी, ये डिपेंड करता है टिश्यू को कितनी की वॉशिंग चाहिए। अगर तो टिश्यू बड़ा है, वॉशिंग ज़्यादा चाहिए, तो हम जार के अंदर टिश्यू को रखेंगे, बोन को, और ऊपर टैप चला देंगे जेंटल, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं। या फिर ये हो सकता है कि हम उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी को बदलते रहें। थैंक यू सर। हमारा मकसद है ना उसमें से एसिड निकालना है। यस सर। और सर ये जो डीकैल्सिफिकेशन करते थे हम या फिक्सेशन करते हैं, ये भी फिक्स टाइम होता है इनका कि इतने टाइम के लिए करना है इन्हें? ये वो जी भी फिक्स टाइम, डिपेंड। हाँ जी, फिक्स टाइम हम कह नहीं सकते कि बहुत ज़्यादा फिक्स होता है। ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हमारा टिश्यू किस तरह का है, हमने उसको आगे स्टेन कौन सा करना है, हमने डायग्नोसिस कौन सी करनी है, हमने माइक्रोस्कोपी, आम माइक्रोस्कोपी करनी है या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करनी है, हमने उसके एंटीजन देखने हैं या उसके अंदर सेल के ऑर्गेनेलिज देखने हैं। फिर हमारे पास आगे टिश्यू प्रोसेसर ऑटोमेटिक है या हमने मैनुअल प्रोसेसिंग करनी है। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फिर हमारे पास जो एजेंट हैं, जो फिक्सेशन एजेंट है, जो डीकैल्सिफिकेशन एजेंट है, वो हमारे पास नए हैं या पुराने हैं। पुराने होंगे तो कंसंट्रेशन ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ऐसा ऐसा डिटीरियोरेट हो दी जाती है ना चीज़ें। तो जब नए होंगे तो हो सकता है हमें कंसंट्रेशन कम इस्तेमाल करनी पड़े। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे चीज़ें डिपेंड करती हैं। एब्सोल्यूट टाइम नहीं है इस पर कोई भी। ओके सर, थैंक्स। जी थैंक यू। और कोई क्वेश्चन बेटा? चले जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैं ये रिकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। टिल लेटर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह Yeah. हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।